स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 77। 1 फरवरी की ये वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज हम हिस्ट्री का एक नया चैप्टर करने वाले हैं, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, नाजिम्स एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो अगर बात करें इस चैप्टर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साथ के साथ इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले तो हम शुरुआती थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का क्या हाल हुआ, मैं आपको बता दूं, जर्मनी हार गया था। 1914 से 18 के मध्य हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसके बाद जर्मनी जिस समूह में शामिल था वो समूह हार गया था। तो उसके बाद की यहाँ पे स्टोरीज बताई गई हैं। युद्ध का हर्जाना वाइमर गणराज्य पर थोपने से जर्मनी के लोगों में पराजय का अपराध बोध था। राष्ट्रीय अपमान के साथ हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वे अपंग हो चुका था। देखो, एक तो बेइज्जती होना कि आप इंटरनेशनल लेवल पर हार गए, तो वाइमर गणराज्य था, उस पर जो सरकार थी, वहाँ की जो जनता थी, वो गुस्सा थी। दूसरा, हर्जाना फाइन मतलब पैसों के तौर पे भी देना पड़ा, तो आर्थिक तौर पे भी जर्मनी बहुत ज़्यादा हिल गया। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों को नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। तो जो वाइमर गणराज्य को सपोर्ट कर रहे थे उनको लोग अब नवंबर अपराधी बोला, क्योंकि नवंबर में ही जर्मनी हारा था। इस मनोदशा का 30 के दशक में शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। अब समाज में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। वो इसलिए क्योंकि उनको लगता था यही सिपाही हैं जो हमें आगे जाके किसी भी वॉर में सेफ रखेंगे। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को ज्यादा आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। तो वहीं सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार, राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीजें कम महत्व हो गई। यानी कि धीरे धीरे ये लोग अपनी आर्मी को स्ट्रांग करने लग गए, लोगों को एग्रेसिव बनने के लिए बोला गया। इसी के साथ नए राजनीतिक विचारों का भी उदय हुआ जर्मनी के अंदर। जर्मनी में भी रूसी क्रांति से प्रेरित होकर बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनने लग गई। इन्होंने अपने ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। मजदूरों ने, समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में राजनीतिक परिवर्तन के प्रयास किए। तो यहाँ पे 3 समूहों की बात हो रही है। एक तो समाजवादी, जो समाज में इक्वालिटी बेस्ड चाहते हैं, जहाँ पे अमीर गरीब सब बराबर हो। डेमोक्रेट्स, जहाँ पे जनता का शासन हो। और कैथोलिक ग्रुप, ये 3 ऐसे समूह सामने आए जिन्होंने राजनीतिक तौर पर परिवर्तन लाने की कोशिश करी। स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली, तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी भी बन चुकी है। इसके बाद कम्युनिस्ट, साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। तो एक तरफ थे कम्युनिस्ट साम्यवादी और दूसरी तरफ थे समाजवादी, और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। दोनों ही कहीं ना कहीं हिटलर की जो पॉइंट्स थे उससे अलग थे, पर क्योंकि इनकी आपस में नहीं बनती थी, इसलिए कभी भी ये हिटलर के खिलाफ नहीं बोल पाए। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाजें उठाने लगे। तो यहाँ राजनीतिक तौर पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो सामने आ रहे हैं। वहीं जर्मनी आर्थिक संकट से भी जूझ रहा था। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। एक तो कर्जा लिया, वो भी हार गया, तो इसलिए उसको सोने में, वो सारी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ट्रेडिंग हुई वो सोने में करनी पड़ी। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया कि भाई मैं नहीं चुका रहा, मेरे पास है ही नहीं। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लग गया। देखो, कोई भी अगर कंट्री बहुत ज्यादा करेंसी छापने लग जाती है तो इंटरनेशनल लेवल पे उसकी जो करेंसी की वैल्यू है वो डाउन हो जाती है। इसलिए कहा जाता है जितना छोटा नोट होगा जिस कंट्री का, उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ जाती है। दिसंबर 1923 तक एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। मतलब इतनी जो मार्क की जो वैल्यू थी वो इतनी ज्यादा गिर गई। जैसे जैसे मार्क की कीमतें गिरती गई, जरूरी चीजों की जो कीमतें थी वो आसमान छूने लगी। इस संकट के बाद अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? अति मुद्रास्फीति, यानी कि जब वस्तुओं के दाम बहुत ज्यादा महंगे हो जाए। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉफ्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया कि भाई थोड़ा सा जर्मनी की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, तो हमने जो भी हर्जाना लगाया था, जो भी हमने इसके ऊपर चार्जेस लगाए थे, उसको थोड़ा सा कम किया जाए।
जर्मनी में आर्थिक सुधार अमेरिका में लिए गए कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में अमेरिका ने वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही सारी मदद रातों रात बंद हो गई। यानी कि अमेरिका जर्मनी को मदद कर रहा था, मतलब ऑपोजिट साइड था, बट स्टिल मदद करने लग गया था फाइनेंशियली। लेकिन एक टाइम पे ऐसा हुआ कि भाई खुद वहाँ का जो शेयर बाजार था वो डाउन हो गया, तो उसने जर्मनी की मदद करना बंद कर दी, तो जर्मनी और भी ज़्यादा परेशान हो गया। 1929 से 32 की इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। बेरोजगारी, अपराध, चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा क्योंकि वे उनके लिए कोई समाधान ही नहीं खोज पा रहे थे। पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्वहीनता का माहौल फैल गया। मतलब कि उनको लग रहा था कि ये लोकतांत्रिक सरकार क्या कर रही है, ये तो हमें और बेकार कर रही है, क्योंकि एक तो वो ऑलरेडी वॉर हारे हुए थे, ऊपर से कर्जा, ऊपर से अमेरिका की मदद का बंद हो जाना, तो इन सबके कारण आर्थिक तौर पे जर्मनी बहुत ही ज्यादा हिल गया। तो आज की वर्कशीट यहीं तक है। अगर बात करें प्रश्नों की, सबसे पहला प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर क्या आर्थिक प्रभाव हुआ, तो आर्थिक तौर पे जो जर्मनी था वो बहुत ही ज्यादा हिल गया और आर्थिक संकट उसको देखने को मिले। उसकी जो मुद्रा की वैल्यू थी वो मार्केट्स में डाउन हो गई और उसके वस्तुओं के दाम बढ़ने लग गए। वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियां थी, तो देखो वाइमर गणराज्य के सामने सबसे बड़ी तो चुनौती यही थी कि वो कैसे आर्थिक तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे। इसके अलावा उन्हें नवंबर के अपराधी कहकर उनका मजाक बनाया जाने लग गया और राजनीतिक घटनाक्रम पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। और वाइमर गणराज्य के ही समय पे जो आर्थिक स्थिति थी वो एक प्रकार से अपंग हो चुकी थी। प्रश्न तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए राजनीतिक विचारों के क्या कारण थे, तो बेटा ये सारे राजनीतिक कारण हैं जो कि जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आए। और इसके पीछे कारण ये था कि वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ की जो जनता थी, वो एक सही ऑप्शन की तलाश में थी कि किस विचारधारा को अपनाया जाए, किस सरकार की प्रवृत्ति को अपनाया जाए जिससे कि ये जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व किया जा सके। प्रश्न चौथा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस तरह के सामाजिक विचारों को प्रमुखता दी जाने लग गई, तो अगर बात की जाए सामाजिक स्थिति की, तो वहां पर जो आम जो नागरिक हैं उनकी जगह पे सिपाहियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाने लग गया। पुरुषों को बोला गया कि आप आक्रामक बनिए, ताकतवर बनिए, मर्दाना गुणों वाला हुइए। साथ के साथ सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीज़ों की जो महत्व था वो समाप्त हो गया। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष लाखों रुपए छापती रहे तो उसका क्या परिणाम होगा, तो अभी हमने पढ़ा कि जैसे जर्मनी ने क्या किया, बड़े पैमाने पर मुद्रा छापनी शुरू कर दी जिससे कि उसकी जो वैल्यू थी वो गिर गई। $1 की वैल्यू खरबों मार्क हो गई। तो इस स्थिति को से क्या होगा, उसकी जो मुद्रास्फीति होगी और उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस देश की जो मुद्रा है उसकी वैल्यू, उसका जो मूल्य है वो कम हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।